Hey guys, welcome to a lecture 4 of the CA Final Indirect Taxation. इससे पहले हमने 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं जिनकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। प्लस उसके अलावा हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, SFM, डायरेक्ट टैक्स और कोस्टिंग के लेक्चर्स भी हमारे चैनल पर डाल रखे हैं। आप वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम बेसिकली यूट्यूब पे पूरे के पूरे कोर्सेज़ कवर करने वाले हैं CA फाइनल से रिलेटेड। तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। बेसिकली काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कोचिंग से अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे के लिए। तो CA फाइनल IDT का आगे जाने से पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद आगे का लेक्चर पढ़ते हैं। बेसिकली यही हमारा प्रोसीजर रहेगा, पहले रिकैप करेंगे तभी आगे के लेक्चर हमें काफ़ी अच्छी तरह मेमोराइज होंगे। तो सबसे पहले GST क्या था? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ द मनी है अंडर एनी लॉ। एक्सटोर्शन इसलिए बोला क्योंकि कंपलसरी देना पड़ता है ये, लेकिन किसी लॉ के अंडर आता है इसलिए लीगल है चीज़। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया के थ्रू कैसे लॉज बनते हैं। आर्टिकल नंबर 246 था हमारा, उसमें यूनियन लिस्ट है जिसमें बेसिकली यूनियन लिस्ट में बताया गया सारे लॉज एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, उसी को पावर है। स्टेट लीड में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। एग्जाम्पल क्या था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस, देखते हैं ओल्ड टैक्स सिस्टम का और GST सिस्टम का। ओल्ड टैक्स सिस्टम में क्या था? मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, 70 टाइप ऑफ द टैक्सेस थे। GST क्या है? अकेला आ गया, इसने सबको ख़त्म कर दिया आते ही। वन कंट्री वन टैक्स। टैक्सेबल इवेंट क्या होती हैं? सेल, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और डीम सेल्स। इस केस में क्या बोलते हैं इसको? सप्लाई। GST के आने के बाद इन सभी को बस सप्लाई बोलते हैं। SSC क्या था? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर है जो टैक्सेबल पर्सन है। GST में ओनली टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं इसको। इंट्रा सेल, इंटर सेल और इंटरनेशनल सेल। जैसे इंट्रा सेल क्या है? जो विद इन द स्टेट हो रही है। इंटर सेल क्या है? एंटर, दूसरे स्टेट में एंटर करना पड़ रहा है, दूसरी कंट्री में एंटर करना पड़ रहा है, उसको इंटर सेल बोलेंगे और इंटरनेशनल सेल बोलेंगे। GST के पॉइंट ऑफ व्यू से 31 स्टेट्स हैं और 5 यूनियन टेरेटरीज हैं। वैसे 28 स्टेट्स हैं। स्टेट्स सब किसको बोलते हैं GST की डेफिनेशन में? जिनकी खुद की असेंबली होती है, जिनको इंडिपेंडेंट राइट्स होते हैं लॉज एंड रेगुलेशन बनाने के। और इसी में 3 यूनियन टेरेटरीज भी हैं जिसको हमने स्टेट्स माना है, बेसिकली दिल्ली, पाउंडुचेरी और JNK। इनकी बेसिकली खुद की असेंबली है, खुद के राइट्स हैं और GST का खुद का लॉ है, तो इसलिए बेसिकली इनको हमने स्टेट माना है। बाकी के 5 क्या है? यूनियन टेरेटरीज हैं। इन पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से GST वसूल करता है। तो इसमें क्या है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ और लद्दाख। कोई असेंबली नहीं खुद की, कोई गवर्नमेंट नहीं खुद की, डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई क्या है? टैक्सेबल इवेंट है। बेसिकली जब भी सप्लाई होगी तो उसको टैक्सेबल इवेंट मानेंगे, तभी आपका टैक्स लगेगा। GST में 2 तरह के टैक्सेबल इवेंट होते हैं, इंट्रा और इंटर। इंट्रा क्या है? बेसिकली इंट्रा में विद इन द स्टेट जो काम हो रहा है वो इंट्रा है। CGST और SGST, UTGST लग रहा है, वो बेसिकली इंट्रा है। जितना CGST होगा उतना ही SGST लगेगा, उतना ही UTGST लगेगा। 8% CGST है, 8% ही SGST UTGST लगेगा अलग अलग। सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ये UTGST क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दिल्ली में ट्रांजेक्शन हुआ CGST SGST, अंडमान निकोबार में हुआ CGST UTGST, राजस्थान में हुआ CGST SGST। UTGST आप बोलोगे, बेसिकली UTGST सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग से टैक्सेशन रिजर्व में रख देता है और ये उसका उस यूनियन टेरिटरी के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है अलग से रखने के बाद। एक्ट कौन से हैं? CGST एक्ट 2017, SGST एक्ट 2017, जिसमें 31 लॉज हैं और उसी से बन के बेसिकली आपका GST बना है। अब बात आ गई इंटर की। इंटर में क्या होता है? GST लगता है जो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करता। रेट क्या होगा इसका? CGST और IGST के दोनों के रेट के इक्वल होगा बेसिकली। CGST और SGST दोनों के रेट के इक्वल होगा IGST। जैसे 8% CGST है, 8% SGST था, तो 16% सीधा चार्ज करेंगे IGST। इंटर ट्रांजेक्शन, 2 स्टेट्स के बीच अगर ट्रांजेक्शन हो रही है इसको इंटर बोलेंगे। 2 यूनियन टेरिटरीज के बीच हो रही है तब भी इंटर बोलेंगे। 2 कंट्रीज़ के बीच हो रही है तब भी इंटर बोलेंगे। टैक्स ट्रांसफर हो सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा रख कर बाकी स्टॉक को ट्रांसफ़र कर देगी। डेस्टिनेशन स्टेट्स के को देंगे टैक्स रेवेन्यू, जहाँ पर माल पहुँचेगा उस स्टेट को मिलेगा। माल यूपी से दिल्ली आया तो फाइनल स्टेट दिल्ली है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को टैक्स देगी। यह है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स।
अब जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी इन सारे मैटर्स को देखने के लिए, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट बनाया गया था, इसी के थ्रू बेसिकली सारे क्रेडिट्स वगैरह को पूरा करने के लिए। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल इसमें फॉलो किया जाता है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगता है, जिस डेस्टिनेशन पर आपका माल पहुंचेगा वहाँ पर टैक्सेशन लग जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशंस में काफ़ी अमेंडमेंट की गई थी, जीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसे ले सकते हैं। सीजीएसटी है उसका दो जगह से आ सकता है, एक तो सीजीएसटी खुद और एक आईजीएसटी से, क्योंकि आईजीएसटी में सी और एस दोनों इंक्लूड हैं। आईजीएसटी का कहाँ से ले सकते हैं, तीनों से, सीजीएसटी से, एसजीएसटी से और आईजीएसटी। स्टेट एसजीएसटी का कैसे ले सकते हैं, एसजीएसटी का आईजीएसटी से और एसजीएसटी से, दोनों से ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हमेशा ओरिजिन बेस्ड होता है और जो टैक्सेशन लगाया जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड लगता है। ये बेसिकली क्रेडिट था, कैसे लेंगे अब। अभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें गुड्स थी, एवरी काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द मनी एंड सिक्योरिटीज इज कॉल्ड गुड। सो प्रिंसिपल क्या था, ए पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ एजेंट्स इज कैरी एनी बिजनेस, वो प्रिंसिपल था। फैमिली क्या थी, स्पाउस और चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर, बेसिकली वो हमारी फैमिली थी। लोकल अथॉरिटी क्या थी, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड, रीजनल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड, ये सारे क्या हैं, लोकल अथॉरिटीज़। बिजनेस कैसे था, ट्रेड और कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशन के थ्रू जो बिजनेस हो रहा है। एडवेंचर या वेजर जिसको बोल सकते हैं, वो पूरा बिजनेस है। ट्रेड कर रहा है, कॉमर्स कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, वेकेशन, जादूगर बन गया, कोई डिग्री नहीं चाहिए थी, एडवेंचर या सट्टा लगा रहा है, तो उसको आप बिज़नेस बोल सकते हो। सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली, बेनिफिट के लिए की जा रही है नहीं, ये बिज़नेस है। एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शन है, इंसिडेंटल है, एंसिलरी से रिगार्डिंग, और ये बेसिकली वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है ट्रांजैक्शन से ऊपर। ये एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन है, इंसिडेंटल है या एंसिलरी है किसी सर्विस के साथ में, बेसिकली कुरियर सर्विस के साथ आपकी पैकिंग की सर्विस भी देना पड़ता है उन्हें। सप्लाई और एक्विजिशन है गुड का, कैपिटल एसेट्स है उसमें, सर्विस है उसके कनेक्शंस में, तो बेसिकली वो प्रोविज़न है किसी क्लब ने दिया है, लोकेशन है सोसाइटी ऑफ द फैसिलिटीज़ के हिसाब से, तो वो चीज़ है। एडमिशन ऑफ फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द पेट्रोलियम टू एनी बिजनेस, फॉर द पर्सन टू एनी बिजनेस, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रेस क्लब बाय द वे ऑफ द टोटल, इस बेसिक सर्विस रेस क्लब ने प्रोवाइड की है या आपके कसिनो में सर्विस प्रोवाइड की गई है, वो चीज़। जो एक्टिविटी अंडरटेकिंग की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी ने, वो बेसिकली वो चीज़ आपकी गुड्स बिजनेस हो। कंसिडरेशन क्या होगा, कोई भी पेमेंट की गई है मनी और अदरवाइज में रिसिप्टेंट के द्वारा किसी पर्सन को, जो इंक्लूड नहीं होता सब्सिडी वगैरह देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो मॉनेटरी वैल्यू है किसी भी एक्ट की, फियर फॉरबियरेंस की और डिपॉजिट दिया गया सप्लाई के अकॉर्डिंग, वो कंसिडर किया जाएगा पेमेंट, और जो अप्लाई होगा डिपॉजिट्स के हिसाब से सेट सप्लाई में। एक्शनेबल क्लेम्स क्या हैं, क्लेम बेसिकली डेट के रिगार्डिंग जो दिए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके बेसिकली फिनिश गुड बनाना। टेक्सटाइल सप्लाई क्या है, जो टैक्सेशन में हम ट्रीट करते हैं, टैक्सेबल टेरिटरी कहाँ है, टैक्स लगता है आपका, एक्ट अप्लाई होता है। सर्विसेज क्या है, एनीथिंग अदर देन द गुड्स मनी एंड द सिक्योरिटी बट इंक्लूड द एक्टिविटी टू यूज ऑफ द मनी एंड द कंसेशन बाय द कैश और एनी अदर मेड। सप्लायर क्या है, जो पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स और शेयर, गुड्स या शेयर, और इंक्लूड कर रहा है एक एजेंट जिसके भी आप पे हम सप्लायर काम कर रहे हैं। पर्सन क्या है, बेसिकली सी जी एस जी सोसाइटी कॉरपोरेशन गवर्नमेंट कंपनी। रिसिपिएंट क्या है, जो पर्सन वो लाइबल हैं कंसिडरेशन पे करने के लिए, और जो कोई भी कंसिडरेशन है जो गुड्स डिलीवर की गई हैं और जो अवेलेबल है उसके लिए कोई कंसिडरेशन बेसिकली नहीं दिया गया। नो कंसिडरेशन टू होम द सर्विस इज रेंडर, बेसिकली कोई सर्विस नहीं दी गई, वो चीज़। अब कंसेप्ट ऑफ सप्लाई देखते हैं। ऑल सम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस फॉर बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटर, लीज, disposal made or agreed to be made for the consideration by the person in the course of the furtherance of the business। बेसिकली क्या लिखा है यहाँ पे, सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑल सम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स, बेसिकली जितनी भी आपकी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की गई है, गुड्स और सर्विसेज की या दोनों की। सच एज, जैसे सेल की गई गुड्स की, ट्रांसफ़र किया गया, बार्टर किया गया, एक्सचेंज किया गया, लाइसेंस लिया गया, या रेंट पे दी गई, या लीज़ की गई, या डिस्पोजल किया गया।
एक्चुअल में कर दिया गया या एग्री टू बी मेड, या बाद में होना बाकी है, अभी उस पर एग्रीमेंट हुआ है। फॉर ए कंसिडरेशन पैसों के लिए, मतलब पैसों के लिए या इन काइंड कैसे मिल सकता है, किसी कंसिडरेशन के लिए किया, फ्री में नहीं किया। बाय ए पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा, इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, और इन द कोर्स और द फर्दरेंस उसके रोज का काम है ये करना, अपने कोर्स ऑफ द बिजनेस है उसका। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर ए था, मिस्टर ए ने अपनी गाड़ी बेच दी, मतलब अपनी गाड़ी बेच दी उसने। तो इसमें क्या मतलब कंसेप्ट है, सप्लाई किया किसका, गुड्स का, गुड्स चली गई, किस चीज़ के लिए किए हैं, कंसिडरेशन के लिए किए हैं, पैसे मिले उसके बदले। क्या सप्लाई मान सकते हो, बताओ? नहीं है, क्योंकि एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे। वो क्या है, वो ये चीज़ है, फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। बेसिकली उसका रोज़ का बिजनेस थोड़ी ना गाड़ियाँ खरीदने और बेचने का, उसने तो एक ही बार बेची है, तो वो सप्लाई नहीं है, वो बेसिकली उसकी इनकम है। लेकिन अगर वो रोज़ का काम है उसका खरीदने और बेचने का, तो वो सप्लाई है। इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विस फॉर द कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स, सर्विसेज को इम्पोर्ट करना किसी कंसिडरेशन के लिए, पैसों के लिए, वेदर और नॉट इन द कोर्स, बेसिकली इस कोर्स में फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के, लाइक आप ये मान सकते हो कि बिजनेस पर्पज के लिए करा किया ये काम। हमने आर्किटेक्ट हायर किया एक यूएसए से अपना घर बनवाने के लिए या अपना ऑफिस बनवाने के लिए, तो हमने फ़ॉरेन के आर्किटेक्ट की सर्विस ली इंडिया में। तो क्या हुआ, इंपोर्टेशन ऑफ द सर्विस, सर्विस इंपोर्ट की, कहाँ से, एक कंसिडरेशन देके, फॉर ए कंसिडरेशन, पैसा पे करके, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या तो बिजनेस के लिए की या अपने घर बनाने के लिए, तो वो भी क्या है, सप्लाई है। एक्टिविटी स्पेसिफाई इन द शेड्यूल 1 मेड और द एग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन, बेसिकली जो आपकी एक्टिविटी स्पेसिफाई की गई है शेड्यूल 1 में, और जो एग्री हो जिन पे या जो नहीं की गई विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको आप बोल सकते हो ये है हमारी सप्लाई। अब सेक्शन 7 आइए क्या बोलता है इसमें। सर्टेन एक्टिविटी कंस्टिट्यूट ए सप्लाई इन द सबसेक्शन 1 ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। कुछ एक्टिविटीज़ बेसिकली, कुछ एक्टिविटीज़ को हम सप्लाई मान सकते हैं, और उनको हम ये मान सकते हैं कि ये सप्लाई ऑफ द गुड्स हैं, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज हैं, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, अब सेक्शन 2 देख लेते हैं, नेगेटिव लिस्ट कौन सी है, बेसिकली कौन सी नेगेटिव लिस्ट आते हैं, किसमें चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। एक्टिविटीज़ और द ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई इन द शेड्यूल 3, बेसिकली आपकी जो ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं शेड्यूल 3 में। सच एक्टिविटी और अंडरटेकन बाय द सीजी और एसजी, कुछ एक्टिविटी की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और एनी लोकल अथॉरिटी एज ए पब्लिक अथॉरिटी डेट में बी नोटिफाइड एज ए गवर्नमेंट, और एज ए पब्लिक अथॉरिटी की तरह की गई है, नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली इसमें ले लेते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट ने लेटर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू लेटर अपने डिफॉल्टर्स को भेजे, तो वो बेसिकली पोस्टल डिपार्टमेंट भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और इनकम टैक्स भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। शैल बी ट्रीटेड एज नाइदर ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और नॉट ऑफ द सप्लाई, बेसिकली ये सप्लाई ना तो सप्लाई मानी जाएगी ना सर्विस मानी जाएगी। एनालिसिस ऑफ सप्लाई कंसेप्ट, इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड द लिस्ट इज नॉट एग्जिस्टिंग, बेसिकली एनालिसिस किया है हमने। एक तो डेफिनेशन है आपकी, लिस्ट है यहाँ पे, एग्जांपल ऑफ एक्सचेंज, नई कार को ओल्ड कार के साथ बेच दिया, तो ये बेसिकली सप्लाई है। तो मेडिकल कंसल्टेंसी दी एक डॉक्टर ने सीए को, तो ये क्या है, बेसिकली टैक्स रिटर्न भर दी उसने उसके बराबर में, तो ये क्या है, सप्लाई। एक्सचेंज है ये भी, लाइसेंस लीज रेंटल कवर्ड करते हैं सप्लाई ऑफ द सर्विस में, शेड्यूल 3 के आर्ट वर्क भेजा है, तो वो भी सप्लाई है। तो चलिए देखते हैं, ये बेसिकली हमारे कल का पूरा लेटर। तो अभी यहाँ से देखते हैं, कल तक हमने वहाँ तक कर लिया था, अब यहाँ से देखते हैं। सप्लाई बाय टैक्सेबल पर्सन, सप्लाई एक टैक्सेबल पर्सन ने की, या सप्लाई टू अट्रैक्ट द जीएसटी शुड बी बाय द टैक्सेबल पर्सन। एक दुकानदार ने से हम दूध खरीद के लेके, तो टैक्सेबल पर्सन है, दुकान पे जीएसटी लग रहा है। रिसिप्टेंस कैन बी आइदर टैक्सेबल और नॉट, लेकिन एक बच्चा खरीदने गया था 12 साल का, वो तो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, या एक इंडिविजुअल वाला बंदा, वो भी टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो टैक्सेबल पर्सन। तो बेसिकली सप्लाई आपकी ये भी हो सकती है, सप्लाई वो मानी जाएगी। बेसिकली जो बेचने वाला है वो टैक्सेबल होना चाहिए, जो खरीदने वाला हो टैक्सेबल हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
टैक्सेबिलिटी ऑफ द कोस्ट पेट्रोलियम। सो कॉस्ट ऑफ द पेट्रोलियम के टाइम पे मतलब जो पेट्रोलियम्स होते हैं ना, हमारा पेट्रोलियम निकलता है पेट्रोल, तो इसमें टैक्सेबिलिटी देखेंगे एज पर द प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनके बीच में, लाइक पेट्रोलियम कंपनी थी रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स और गवर्नमेंट के बीच में। लाइक रिलायंस पेट्रोलियम क्या कर रही है, ऑयल अपना ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही है पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर समंदर से, और गवर्नमेंट ने इसके थ्रू इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जो फिर रिलायंस पेट्रोलियम की जितनी रेवेन्यू होती है उस चीज़ से वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। जो रेवेन्यू में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, मतलब ये सारे लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं। जो रिलायंस पेट्रोलियम है, रिलायंस पेट्रोलियम इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे निकालती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया उन लोगों ने और गवर्नमेंट के बिहाफ पे निकाल रहे हैं वो लोग वहाँ से तेल खनिज जितने भी होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, रेवेन्यू में सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर अपनी कॉस्ट को डिडक्ट करेगा। लाइक उसकी पेट्रोलियम से रेवेन्यू हुई एक साल की 10,000 करोड़ रुपए की, उसकी कॉस्ट आई है 6,000 करोड़ रुपए की उसको निकालनी, मशीनरी लेबर सैलरी पूरी कंपनी जो खड़ी कर रखी है उस पर्पज़ के रिगार्डिंग, तो उसकी कॉस्ट आई उसकी 6,000 करोड़ की। तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट को डिडक्ट कर लिया जाएगा रेवेन्यू में से, बचे कितने 4,000 करोड़। तो बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट है ना वो इनके बीच में बढ़ जाएगा जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लाइक अगर आप ये देखें कि उसका प्रॉफिट बच गया उसका प्रॉफिट बच गया 4K का, मतलब 4,000 करोड़ का, और उनका 50% का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था। तो 50% वो उसको दे देगा उसमें से, लाइक गवर्नमेंट को 2,000 करोड़ अपने पास रख लेगा। तो ऐसे ही काम करता है पेट्रोकेमिकल्स के केस में, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम माइनिंग करते हैं, मतलब खनन। कोयले के केस में भी ऐसे काम करेगा, गोल्ड माइंस है वहाँ भी ऐसा ही काम करेगा। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। नेक्स्ट देखो, कॉन्ट्रैक्टर आर एंटाइटल्ड टू, जो कॉन्ट्रैक्टर है आपका वो एंटाइटल है टू रिकवर फ्रॉम द सेल प्रोसीड ऑल द एक्सपेंसेस incurred इन द एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड द पेमेंट ऑफ द रॉयल्टी। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रिकवर करता है सारे सेल प्रोसीड ऑफ द, जितने भी उसने एक्सपेंसेस किए हैं बेसिकली एक्सप्लोरेशन करने में, डेवलपमेंट करने में, प्रोडक्शन करने में, पेमेंट करने में रॉयल्टी की, तो वो सारे सरकार से करेगा। ये वही बात है, सारी जो कॉस्ट पहले घटा दी जाएगी उसके बाद आपका प्रॉफिट बटा जाएगा। अब ये देख लेते हैं थोड़ा इस पर कि जो रिलेशनशिप होता है गवर्नमेंट का इनके रिगार्डिंग वो क्या होता है। जो रिलेशनशिप होगा गवर्नमेंट का, रिलेशनशिप ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर विद द गवर्नमेंट इज़ नॉट ऑफ द पार्टनर बट ऑफ द लाइसेंसर और द लेसर। जो रिलेशनशिप होगा गवर्नमेंट का इसके साथ जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो बेसिकली एक लाइसेंसर होंगे या लेसर होंगे, वो लोग पार्टनर्स नहीं है वहाँ पे। बस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने क्या कर रखा है, उस अपने गवर्नमेंट के बिहाफ बिहाफ पे उसने एक लाइसेंस ले रखा है और उसी से वो तेल वहाँ पे निकाल रही है, और अपनी कॉस्ट घटा के जितना प्रॉफिट बचता है वो आपस में बांट लेते हैं। तो उस केस में क्या है, वो एक लाइसेंसर है, एक लेसर है, वो बेसिकली वहाँ पे उनके बीच में पार्टनरशिप नहीं है गवर्नमेंट और उनके बीच में। नेक्स्ट सब इट इज़ नॉट अ सर्विस टू द गवर्नमेंट। ये कोई गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दे रहे वो लोग, बस वो लोग निकाल रहे हैं वहाँ पे और उसके बेसिस पे अपना रेवेन्यू शेयर वहाँ पे बांट रहे हैं। उन लोगों ने एक लाइसेंस ले रखा है उस चीज़ को करने के लिए। गवर्नमेंट तो ये है कि मतलब ये बेसिकली इंडिया में लॉ है कि अगर 10 फुट से नीचे कुछ भी निकलता है धरती में तो वो गवर्नमेंट का उसमें शेयर होता है, तो वो लोग वही शेयर उसके साथ शेयर कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ए सर्विस टू गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्टर हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू कैरी एट देयर सोल रिस्क एंड द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर के पास ये भी राइट होता है कि वो अपने खुद के बिहाफ पे, खुद के रिस्क पे और कॉस्ट और एक्सपेंसेस के बिहाफ पे वो यहाँ पे क्या कर सकता है, माइनिंग या जो एक्सप्लोरेशन कर रहा है तेल का वो कर सकता है। Hence, the cost petroleum is not a consideration for the service to government of India, thus not taxable. So जो cost of petroleum है आपका, जो cost of the petroleum है या जो आपका यहाँ पे रेवेन्यू हो रहा है पेट्रोलियम के थ्रू, तो वो बेसिकली एक कंसिडरेशन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो इसलिए वो टैक्सेबल भी नहीं होगा। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। सप्लाई विदाउट द कंसिडरेशन, डीम्ड सप्लाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डीम्ड सप्लाई क्या होती है?
परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस एसेट्स, बेसिकली किसी एसेट को परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया आपने या डिस्पोज कर दिया बिजनेस के एसेट्स को। तो कैसे हो सकती है? एनी काइंड ऑफ द डिस्पोजल ट्रांसफ़र ऑफ द बिजनेस एसेट्स इवन दो विदाउट कंसिडरेशन क्वालिफाइड एज ए सप्लाई। किसी भी तरह का डिस्पोजल किया गया या ट्रांसफ़र किया गया बिजनेस एसेट्स का विदाउट कंसिडरेशन भी, लाइक हमने एसेट है, कोई कंपनी थी ABC, रिलायंस कंपनी थी, और उसने टाटा को अपनी एसेट ट्रांसफ़र कर दी, या उन एसेट्स को डिस्पोज कर दिया गया खुद का विदाउट एनी कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन भी नहीं मिला उसके रिगार्डिंग, फिर भी मतलब उसको आप क्या बोलोगे? सप्लाई। लेकिन एक बात ध्यान रखो, परमानेंट किया हमेशा के लिए, ये नहीं है कि 10 दिन देकर वापस मंगा ली। इट कवर द बिजनेस एसेट्स फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी फॉर द नील ट्रांजेक्शन्स। ये भी मान सकते हो कि मतलब एक होल्डिंग कंपनी थी, लाइक अल्फ़ाबेट इंक है, वो बेसिकली गूगल की होल्डिंग कंपनी है, गूगल और बाकी सारी कंपनी उसके अंडर आती हैं, पेरेंट कंपनी है। उसने कुछ एसेट भेजी किसको? गूगल को, विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो वो चीज़ क्या होंगी? बिजनेस एसेट्स में कवर होंगी, और बेसिकली उसको एज ए नील ट्रांजेक्शन्स, लेकिन उससे कोई पैसे नहीं लिए तब भी वो सप्लाई मानी जाएगी। दिस प्रोविजन विल अप्लाई ओनली इफ़ द ITC हैज़ बीन अवेल्ड ऑन द सच एसेट्स। ये प्रोविज़न तभी बेसिकली अप्लाई होगा जब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा हो उस एसेट के ऊपर। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा तो तब ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। लैपटॉप है आपका, पुराना हो गया, परचेज़ किया था 1,10,000 रुपये का, ठीक है, 1,10,000 पे बेसिकली 1 लाख का लैपटॉप परचेज़ किया था, 10,000 रुपये GST पे किया था, और इनपुट क्रेडिट लिया था इसमें उस टाइम पे। लाइक ये मान सकते हैं, देखो लैपटॉप है, यहाँ परचेज़ किया 1,10,000 रुपये का, 1 लाख रुपये उसका प्राइस था, 10,000 रुपये GST पे कर दिया। इनपुट क्रेडिट लिया था उस टाइम पे, इनपुट क्रेडिट कितना हो सकता है? हमने ले लिया था। NGO को डोनेट कर दिया लैपटॉप, अब मतलब लैपटॉप किसको डोनेट कर दिया? NGO को, तो इस पर GST लगेगा। तो इस पर हम बेसिकली GST लगाएंगे, इसको क्या मान लेंगे? इसको सप्लाई मान लेंगे, और इनपुट क्रेडिट लिया था इस पर, तो इसलिए इसको क्या मान लिया? सप्लाई, और इस पर हम GST लगा देंगे। इसी तरह मिस्टर ए था, क्लोथ का रिटेलर, रेडीमेड गारमेंट परचेज़ किए थे, उस पर GST लगाया, मतलब रेडीमेड गारमेंट परचेज़ किए थे उस पर GST लगा हुआ था। और मिस्टर B, उसने अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दी वो शर्ट, मतलब मिस्टर ए ने एक शर्ट परचेज़ की, GST लगा उस पर, शर्ट थी बेसिकली आपकी 1,000 रुपये की, GST लगा आपका 100 रुपये, ठीक है, 1,100 रुपये की शर्ट थी, किसको ट्रांसफ़र कर दी? इसको। GST लगेगा? लगेगा, क्योंकि सप्लाई मानेंगे, क्योंकि ITC इस पर मिल चुका है, तो इसलिए GST लगेगा। AC डीलर था, बेसिकली AC खरीदते हुए उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। AC डीलर, AC की दुकान है किसी बंदे की, जितने भी AC खरीदे थे उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था उस टाइम पे। अब अपने घर में इसने दुकान से AC लगा लिया, तो सप्लाई मानी जाएगी, बिकॉज उसने इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था पहले, तो इसको भी वो सप्लाई मानेगा। अब शेड्यूल 1 क्या बोलता है? शेड्यूल 1 का पैरा सेकेंड, सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड पर्सन एंड द डिस्टिंग्विश पर्सन। सप्लाई की जा रही है रिलेटेड पर्सन के बीच में और डिस्टिंग्विश पर्सन के बीच में, प्रोवाइड इट इज़ मेड इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। बेसिकली आपके ये जो सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड पर्सन की जा रही है, ये विद इन द बिजनेस एग्रीमेंट के साथ की जा रही है, मतलब ऐसे पर्सनल नहीं है, मतलब ये इसका बिजनेस है रोज का, और वो बिजनेस में सप्लाई की जा रही है किसी दूसरे पर्सन को, लाइक वो बिजनेस एग्रीमेंट के तहत है कि वो बिजनेस कर रहे हैं इसलिए सप्लाई कर रहे हैं रिलेटेड पर्सन के बीच में। तो रिलेटेड पर्सन इसमें क्या होता है? ऑफिसर होगा या डायरेक्टर होगा किसी दूसरी कंपनी का, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर होगा आपका, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय बेनिफिट हो सकता है, मतलब एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है उसको सप्लाई कर रहे हैं हम लोग,
थर्ड पर्सन हो सकता है जिसने दो कंपनी के शेयर 25% से ज़्यादा होल्ड कर रखे हैं, हमारी 25% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं उसके। या ये हो सकता है कि मतलब जो हमारी दूसरी कंपनीज है उनको कंट्रोल कर रहा हो, कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो उस बंदे की। थर्ड पर्सन हो सकता है जो कंट्रोल कर रहा हो बेसिकली सभी लोगों को। ये बेसिकली क्या होगा, ये जो राइट है यहाँ पे, थर्ड पर्सन ने 25% से ज़्यादा शेयर्स ले रखे हैं कंपनी में, दो कंपनियाँ थी, दो कंपनी के 25% से ज़्यादा ले रखे हैं, इसमें से एक पर्सन था जो पूरी पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, ये होगा। दूसरा कोई पर्सन है जो बेसिकली इन दोनों कंपनी को कवर कर रहा है, इसको और इसको भी। ये बेसिकली एक ऐसा आदमी है जो इन तीनों को ही कवर कर रहा है, मतलब इन दोनों कंपनीज को भी और जो थर्ड पर्सन है इसको भी। ये सच पर्सन आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, बेसिकली भाई बहन है सारे, जो कंपनी है उसके भाई की है तो वो भी रिलेटेड। वन ऑफ देम इज सोल एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द अदर, बेसिकली कोई सोल एजेंट है, उसके अलावा किसी को राइट्स दे नहीं रखे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रखी है, तो वो बेसिकली वो भी रिलेटेड पर्सन है आपका। डिस्टिंक्ट पर्सन अभी क्या होता है इसमें, डिस्टिंक्ट में बेसिकली सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, लाइक आपने बिल्कुल ही सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जो मिस्टर ए है उसने एक कंपनी रजिस्टर करा रखी है, ए एंड एसोसिएट मुंबई में, और उसकी एक कंपनी है बेसिकली जयपुर में। अगर दो जगह ब्रांच है बिजनेस की तो इस केस में उन्हें एक सेपरेट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, लाइक जयपुर के लिए अलग, बॉम्बे के लिए अलग। इनके बीच अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई मानेंगे, बट नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में होना चाहिए। तो ये डिस्टिंक्ट क्वेश्चन है कि मतलब ये ए एंड एसोसिएट जयपुर अलग है और ए एंड एसोसिएट मुंबई अलग है, दोनों का अलग अलग जीएसटी नंबर है, जीएसटी के हिसाब से अलग दोनों के बिल कटेंगे, अलग अलग है। अब एस्टिब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट क्वेश्चन ये कैसे होगा, तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए इतना ही देख लेते हैं, फिर लेक्चर बड़े हो जाएंगे तो आपसे रिवाइज नहीं हो पाएंगे। तो बेसिकली आज के लेक्चर के इतना ही देखते हैं, आगे के लेक्चर्स में हम वीडियोस को कवर करेंगे। ये एक तरह से आपका रिवीजन वीडियो भी था, आगे के लेक्चर्स में हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे फिर अपना आगे चैप्टर शुरू करेंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं ताकि वो भी इन फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।